नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए हिंदी व्याकरण व शिक्षण का पेपर नंबर यहां पर 52 लेकर आया हूं। टोटल 100 टेस्टों की ये सीरीज है। प्रत्येक टेस्ट में आपको 30 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो प्रश्न हो जाते हैं हिंदी व्याकरण के वो है साथियों 3000। यदि आप 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हो तो अन्यत्र कहीं से भी आपको कोई सी भी टेस्ट सीरीज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे ही 30 प्रश्न देख करके जाइएगा। पहला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर 1 है आपके, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वाल्मीकि, ब्रह्मा, चिन्ह और चमत्कारिक। तो इनमें से एक शब्द अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 1 में। साथियों, अगर हम देखें तो चमत्कार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर, किस शब्द में? चमत्कार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा चमत्कारिक, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। चिन्ह शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। वाल्मीकि भी शुद्ध शब्द है, लेकिन जो ब्रह्मा शब्द लिखा हुआ है ये एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ब्रह्मा जो शब्द लिखते हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए था, है आधा है, इसमें है पूरा बता रखा है और मैं आधा, जबकि ब्रह्मा शब्द में मैं तो पूरा होता है और है हलंत वाला होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके, नार्युचित शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है। तो साथियों, नार्युचित शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा नारी प्लस उचित बराबर शब्द क्या बनेगा साथियों? नार्युचित। अर्थात इसमें देखो, नार्युचित में यहाँ पर ऊ की मात्रा छोटी रहेगी साथियों, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो, क्योंकि उचित में बड़ा ऊ नहीं आता है और यहाँ पर मात्रा बड़े ऊ की लग रही है, जो कि गलत है। ये वाली मात्रा होती है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मात्रा संबंधी प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर नारी प्लस उचित ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो मतलब वहाँ कौन सी संधि हो रही है? यण संधि हो रही है। तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ यण संधि का ये उदाहरण है। तो साथियों, तीसरा प्रश्न है आपके, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। मेरे पीछे पीछे आओ। राजस्थान के अधिकतर विद्यार्थी बेरोजगार है। जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं और इनमें से सभी। तो जो वाक्य आपको संकेतवाचक लग रहा है साथियों, उसका चयन आपको करना है। देखो, संकेतवाचक जो वाक्य का प्रकार है ये अर्थ के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं उसमें एक प्रकार आता है संकेतवाचक वाक्य। साथियों, संकेतवाचक वाक्य बिल्कुल मिश्र वाक्य की तरह होता है, जहां एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो। तो तीसरा विकल्प सही है। जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं, जब तब से वाक्य जुड़ रहा है यहाँ पर, तो ये मिश्र वाक्य मतलब संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। हालांकि मिश्र वाक्य अर्थ के आधार पर प्रकार नहीं है, बल्कि मिश्र वाक्य तो रचना के आधार पर है और इस संकेतवाचक अर्थ के आधार पर है। तीसरे प्रश्न में तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। साथियों, चौथा प्रश्न है, सरल वाक्य का उदाहरण है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जबकि मध्य प्रदेश की भोपाल। राम आया और चला गया। मोहन और सोहन विद्यालय गए हैं और इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपको सरल वाक्य का चयन करना है। जो सरल वाक्य है वो कौन सा है? साथियों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जबकि मध्य प्रदेश की भोपाल। सरल वाक्य में 2-2 वाक्य नहीं होते साथियों, तो ये सरल नहीं है। राम आया और चला गया, तो और से वाक्य आया और चला गया दोनों अलग अलग क्रिया है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मोहन और सोहन विद्यालय है, ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्रिया नहीं है, क्रिया तो एक ही है। यहाँ पर मोहन और सोहन, कर्ता भले 2 हो लेकिन अलग अलग क्रिया नहीं की जा रही है, उनके द्वारा एक ही क्रिया की जा रही है, तो वो भी सरल वाक्य ही होता है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। 5वां प्रश्न है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है उसका चयन कीजिएगा। पंडिताई, आकार, राधेई और सजावट। तो जिस विकल्प में आपको प्रत्यय नहीं लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है। साथियों, सजावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। राधेई शब्द जो है, राधेई शब्द में साथियों ए प्रत्यय लगा हुआ है। राधा प्लस ए, राधेई। पंडित प्लस आई, पंडिताई, इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन आ प्लस कार,
आका प्लस र, एक ऐसा कुछ नहीं, आकार शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है आकार, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तो 5वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो 6ठा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 है, स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वार्थ, स्वाधीन, स्वेच्छा और स्वागत। तो जिसमें स्व उपसर्ग नहीं लगा हुआ है उस शब्द का चयन कीजिए साथियों, प्रश्न संख्या 6 में। देखो जो स्व उपसर्ग नहीं है तो स्व प्लस अधीन स्वाधीन, स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा और सु प्लस आगत। तो स्वागत जो शब्द है इसमें सु है ना कि स्व। बाकी 3 जो विकल्प है स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अर्थ और स्व प्लस इच्छा। तो साथियों यहाँ पर तीनों में ही स्व उपसर्ग है, लेकिन स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है, सु प्लस आगत। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है, क्योंकि इसमें स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। तो 7वां प्रश्न, उपसर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गति, ज्ञान, अज्ञान और आगे। तो देखो इनमें से उपसर्ग, जो उपसर्ग का मतलब वह शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको क्या कहते हैं साथियों? हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग का एक और अर्थ निकलता है, वो है साथियों गति। क्या होता है? गति उपसर्ग को कहते हैं। विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न में सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर याद नहीं था तो निश्चित रूप से याद रखना है कि उपसर्ग को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, गति नाम से। विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 8वां प्रश्न देख लेते हैं। सभी विद्यार्थी शहर में पढ़ने गए हैं, वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो देखो सभी विद्यार्थी शहर में पढ़ने गए हैं, चले गए मतलब भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन साथियों चारों ही विकल्प में भूतकाल है। तो सभी विद्यार्थी शहर में पढ़ने जा रहे थे, अगर ऐसा होता तो वो किसका होता? अपूर्ण का। सभी विद्यार्थी शहर में पढ़ने गए हैं, गए मतलब अभी अभी निकटता का बोध हो रहा है, मतलब बिल्कुल ये आसन्न भूतकाल का ही उदाहरण है साथियों। 8वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। अगर ऐसा होता कि सभी विद्यार्थी शहर में पढ़ने गए थे तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाता, और अगर ऐसा होता कि सभी विद्यार्थी शहर में पढ़ने गए तो वो सामान्य में चला जाता। तो विकल्प 3 आपके 8वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 9वां प्रश्न है आपके, भूतकाल के कितने भेद है? 3, 4, 6 और 5। साथियों भूतकाल के भेद पूछे जा रहे हैं। तो भूतकाल का मतलब जहाँ पर क्रिया पिछले समय में, मतलब बीते हुए समय में जहाँ पर क्रिया बोध कराए, बीते हुए समय का, उसको कहते हैं भूतकाल। और इसके टोटल 6 प्रकार होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पर एक तो सामान्य भूतकाल होता है, एक पूर्ण भूतकाल होता है, एक आसन्न भूतकाल होता है, एक अपूर्ण भूतकाल होता है। 4 तो ये लिखा रहे। एक आपके संदिग्ध भूतकाल होता है। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। और एक होता है आपके हेतु मद भूतकाल। तो इस प्रकार भूतकाल के कितने प्रकार हुए? 6 प्रकार, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 9 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपके, एक वचन शब्द का चयन कीजिए। जनता, प्राण, आंसू और हस्ताक्षर। तो देखो जो शब्द एक वचन में है उसका चयन 10वें प्रश्न में करना है साथियों। आंसू आ गए, यहाँ पर बहुवचन का उदाहरण है। हस्ताक्षर कर दिए, ये भी बहुवचन का उदाहरण है। प्राण निकल गए, ये भी बहुवचन का उदाहरण है। लेकिन जनता जो शब्द है ये सदैव किस में रहता है? एक वचन में रहता है। तो 10वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प जो जनता शब्द है ये एक वचन शब्द है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके प्रश्न संख्या 11 क्या पूछ रहा है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? दया स्त्रीलिंग शब्द है, मान्यता स्त्रीलिंग शब्द है, इलाज स्त्रीलिंग शब्द है, गरीबी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें से आपको असत्य देखना है, मतलब जो गलत है उसका चुनाव करना है साथियों। तो देखो पहला विकल्प देखे दया, दया अच्छी होती है, अच्छी होती है मतलब दया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। मान्यता अच्छी होती है तो मान्यता भी शब्द क्या है साथियों? स्त्रीलिंग है। क्या इलाज अच्छी होती है या इलाज अच्छा होता है? तो इलाज अच्छा होता है, अच्छा होता है मतलब इलाज शब्द क्या है साथियों? पुल्लिंग शब्द है। तो विकल्प नंबर जो 3 है ये क्या हुआ? असत्य कथन हुआ।
अतः 11वें प्रश्न में तीसरा ही विकल्प आपके सही रहेगा। बाकी गरीबी शब्द भी स्त्रीलिंग का ही उदाहरण है, तो ओनली थर्ड विकल्प ही सही है आपके प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। पूरे 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है ये। तो नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12। एक बात और मैं आपको बता दूं कि 5 जून को आपके मेगा टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है साथियों, जिसमें लेवल 2 के भी 150 प्रश्न करवाए जा रहे हैं और लेवल 1 के भी 150 प्रश्न करवाए जा रहे हैं। जैसे 5 जून को आपके मेगा टेस्ट है, फिर 10 जून को होगा, फिर 15 जून को, फिर 20 जून को, 25 को, फिर 30 को। इस प्रकार हर 5 दिन में आपके एक मेगा टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा दोनों लेवल के लिए। तो इन मेगा टेस्टों को जरूर अटेंड करिएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि भाई आपका जो पात्रता एग्जाम है ऐसा नहीं हो कि यही रुक जाए साथियों। अतः नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देख लेंगे अब। तो 12वां प्रश्न आप जरूर अटेंड करिएगा मेगा टेस्टों को। किस शब्द में अनु उपसर्ग है? अनुपम, अनुपस्थित, अनुपजाऊ और अनुराग। तो देखो 4 में से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। अनुपस्थित शब्द का निर्माण अन प्लस उपस्थित से मिलकर हुआ है। किससे? अन प्लस उपस्थित शब्द से नया शब्द बनता है अनुपस्थित। मतलब अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। अनुपजाऊ शब्द का निर्माण अन प्लस उपजाऊ से हुआ है। अन प्लस उपजाऊ शब्द क्या बनेगा साथियों? अनुपजाऊ। तो इसमें भी अन उपसर्ग है, मतलब दूसरा तीसरा तो आपका आंसर नहीं होगा। अब अनुपम और अनुराग, इनमें से एक आंसर है। देखो अनुपम में भी अन ही उपसर्ग है, न कि अनु, बल्कि अनुराग जो शब्द है इसका निर्माण अनु प्लस राग से हुआ है। अनु प्लस राग बराबर शब्द क्या बना है? अनुराग। तो इसमें अनु उपसर्ग है, तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ फोर्थ विकल्प सही है आपके 13वां प्रश्न। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहा जाता है? इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय, जितेंद्र और जितेंद्रिय। तो साथियों देखो इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए एकल जो शब्द है, देखो जितेंद्र का मतलब क्या होता है? इंद्र को जीतने वाला तो जितेंद्र, और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 14 क्या पूछ रहा है साथियों? 14वां प्रश्न है, देहलता शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय। देखो पिछली बार भी मैंने आपके हिंदी की 70 से 80 टेस्टों की सीरीज चलाई थी, जिसमें सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी थे साथियों जिनके पिछली रीट में 30 में से 30 क्वेश्चन सही हुए हैं। सैकड़ों अभ्यर्थी है और हजारों अभ्यर्थियों ने 25 प्लस क्वेश्चन हिंदी में सही किए थे साथियों। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरे टेस्टों को अटेंड करोगे तो 100% फायदा मिलेगा आपको। देखें देहलता शब्द में समास, तो साथियों देहलता शब्द में बहुव्रीहि या तत्पुरुष या द्वंद्व समास नहीं है, बल्कि इसमें कर्मधारय समास है। देहलता शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ 16। भाषा का मुख्य रूप है चित्रात्मक भाषा, लिखित भाषा, दृश्य भाषा और मौखिक भाषा। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखें भाषा के मुख्य रूप दृश्य या चित्रात्मक भाषा तो नहीं है, लिखित या मौखिक। साथियों दोनों ही मुख्य रूप माने जाते हैं। सर्वाधिक प्रयोग हम मौखिक रूप से करते हैं भाषा का, अतः हम मानेंगे कि भाई भाषा का मुख्य रूप कौन सा है? मौखिक रूप है। चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है। कविताएं पसंद करते हैं, तो किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो कविताएं लयपूर्ण हो, जो कविताएं छोटी हो, जो कविताएं वीर रस की हो और जो कविताएं नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत हो। तो देखो नैतिक मूल्यों के बारे में प्राथमिक स्तर के बच्चों को उतनी जानकारी होती नहीं है साथियों, बल्कि प्राथमिक स्तर पर जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो लयपूर्ण कविताएं अधिक पसंद करते हैं। लयपूर्ण मतलब जिनमें एक तरह से कि भाई मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो रानी है और बाद में फिर क्या रहे? पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, जाएगी जाएगी आ रहा है ना, मतलब एक तरह से लयपूर्ण ये कविता हुई। तो इस प्रकार की कविताएं छोटे बच्चे पसंद करते हैं। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 18, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है
भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख और परस्पर बातचीत। देखो प्रश्न संख्या 18 में सही आंसर देना है साथियों। भाषा प्रयोगशाला श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक नहीं हो सकती है, ये तो गलत है। उच्चारण संबंधी चीज़ें भाषा प्रयोगशाला में ज़्यादा सही होती है। अगर हम देखें तो श्रवण योग्यता का विकास सर्वाधिक किससे होगा साथियों? परस्पर बातचीत से, क्योंकि परस्पर बातचीत में एक दूसरे के विचारों को सुना जाता है साथियों, सुना जाता है तो श्रवण योग्यता विकसित होती है। और साथियों खुद के विचार जो होते हैं उनकी बात ही अलग होती है, उनके माध्यम से यदि कौशल सीखे जाते हैं तो उसको ही बेस्ट माना जाता है। अतः 18वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है आपके, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है गद्य पाठों के शिक्षण का? गद्य पाठ मतलब जैसे कहानी है, निबंध है, एकांकी है, ये सारी चीज़ें, नाटक है, ये गद्य में आ जाते हैं। तो समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना और विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो इनमें से जो गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उसका चयन आपको 19वें प्रश्न में करना है साथियों। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो भाषा संरचना की समझ बढ़े, समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय भी बच्चों को हो, ये गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना साथियों, ये गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि सभी जो गद्य विधाएं हैं उनका संपूर्ण ज्ञान बच्चों को हो, ऐसा नहीं है साथियों। विकल्प आपके 2 सही है 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। समाचार पत्र, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाएं और बाल साहित्य। तो जो 3 से भिन्न रहेगी साथियों उस सहायक सामग्री का आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 20 में। तो देखो समाचार पत्र दृश्य सामग्री है, पत्र पत्रिकाएं दृश्य और प्रिंटेड सामग्री है, बाल साहित्य भी प्रिंटेड और दृश्य सामग्री है। लेकिन टेलीविज़न श्रव्य दृश्य सामग्री होने के साथ साथ साथियों ये प्रिंटेड भी नहीं है। तो पहली चीज़ तो इसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, उन तीनों चीज़ों में सिर्फ दिखाई देता है। ये प्रिंटेड भी नहीं है और ये तीनों चीज़ें प्रिंटेड मीडिया के अंतर्गत आती है। तो विकल्प आपके जो 2 है प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 21, बसंत के कोकिल का सही अर्थ है कटु आवाज में बोलना, इतरा इतरा कर चलना, कुरूप का श्रृंगार करना और यदा कदा दृष्टिगत होना। तो देखो आपने सुना होगा कि यार ये तो बसंत का कोकिल हो रहा है, मतलब बसंत का कोकिल होने का जो सही अर्थ होता है वो होता है यदा कदा दृष्टिगत होना, एक तरह से ईद का चांद होना ही आप इसका अर्थ ले सकते हो साथियों। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 21 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। तो आपके 22वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली कौन सी है? गीत प्रणाली है, अभिनय प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है और प्रश्नोत्तर प्रणाली है। तो देखो प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है आपसे कि कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली है। 22वें प्रश्न में सही आंसर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 22 में सही रहेगा? तो देखिएगा प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। कविता शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर व्याख्या प्रणाली तो नहीं होगी, यह आपका आंसर नहीं है। ना ही प्रश्नोत्तर प्रणाली होगी। पूर्व प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि गीत विधि होती है, जबकि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि अभिनय प्रणाली होती है साथियों। कैसे? इसको गीत अभिनय प्रणाली भी आप कह सकते हो। अभिनय के माध्यम से कविता को स्पष्ट करना। तो विकल्प आपके 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। देखो नॉर्मली गीत एवं अभिनय प्रणाली साथ साथ आती है, तो आपको दोनों चीज़ों को एक साथ आती है तो उसको सही करना है, और अलग अलग आती है तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर गीत और प्राथमिक पर अभिनय सही करना है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा। तो प्रश्न संख्या 23, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अग्रसरण, शिक्षण नियंत्रण। तो देखो उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना, यहाँ पर व्यवहारगत रूप में उद्देश्यों को किसके अंतर्गत लिखा जाता है? शिक्षण नियोजन के अंतर्गत लिखा जाता है साथियों। जो शिक्षण की योजना हम बनाते हैं उसी में दैनिक पाठ योजना में ही हम उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखते हैं कि एक तरफ तो उद्देश्य और एक तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो ये आपके शिक्षण नियोजन के अंतर्गत ही आएगा। 23वें में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। 24वां प्रश्न है साथियों आपके,
श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है? काव्य, गद्य, नाटक और कहानी। तो देखो, जहाँ पर बात की जाती है साथियों श्रोता के मनोभावों को प्रभावित करने वाली विधा की, तो उस विधा को पद्य या काव्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्य या काव्य ही श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। विकल्प एक आपके 24 में सही है, जैसे कविता वगैरह है इसके अंतर्गत आ जाती है। तो 25वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 25। पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, अनुकरण विधि, मौखिक विधि और खेल विधि। तो इनमें से कौन सी विधि पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई है? साथियों, मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा मॉन्टेसरी विधि दी गई है, जबकि हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा खेल विधि दी गई है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पेस्टोलॉजी की, तो पेस्टोलॉजी के द्वारा यहाँ पर अनुकरण विधि दी गई है साथियों लेखन शिक्षण की। तो पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है। दूसरा विकल्प आपके 25 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 26वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? भाषा संसर्ग विधि, प्रयोगशाला विधि, सूत्र विधि और निगमन विधि। तो जो विधि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 26 में करना है साथियों। हम सूत्र विधि से भी व्याकरण पढ़ा सकते हैं, हालांकि अमनोवैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन नहीं करती है ये विधियाँ। निगमन विधि से भी आप व्याकरण पढ़ा सकते हो, सूत्र से भी पढ़ा सकते हो और भाषा संसर्ग से भी, लेकिन प्रयोगशाला विधि से तो किसी भी प्रकार से व्याकरण पढ़ाना संभव नहीं है साथियों। इसलिए जो दूसरा विकल्प है व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोगशाला विधि को उपयुक्त नहीं माना जाएगा दिए गए विकल्पों के अनुसार। आपके सेकंड विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां प्रश्न है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किस पाठ योजना में पूछे जाते हैं? गद्य में पूछे जाते हैं, पद्य में पूछे जाते हैं, व्याकरण में पूछे जाते हैं या रचना में पूछे जाते हैं? तो साथियों, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये किस में पूछे जाते हैं? गद्य शिक्षण में पूछे जाते हैं। जबकि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न किस में पूछे जाते हैं, तो फिर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? पद्य में। तो यहाँ पर विचार विश्लेषणात्मक पूछा है इसलिए गद्य में, और भाव विश्लेषणात्मक पूछे है तो फिर आपको क्या करना है? पद्य में। तो विकल्प एक आपके 27 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो आपके 28वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस विधि के आधार पर किया जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, कोई नहीं को हम हटा देते हैं। नॉर्मली जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है साथियों, तो यहाँ पर कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? निगमन विधि के द्वारा। अब आप कहोगे कि सर इसका आंसर तो आगमन विधि रहेगा। तो ऐसा है कि इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा डाउट है। इस प्रश्न में तो आप लोगों के कमेंट भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा साथियों। क्यों? क्योंकि निगमन विधि में पहले सूत्र बता दिए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और सूत्रों के आधार फिर उदाहरणों के आधार पर सूत्र स्थापित किया जाता है। तो हो सकता है कि दोनों ही इसका सही उत्तर हो। तो इस प्रश्न के लिए ज़रूर कमेंट करें साथियों। हालांकि निगमन विधि पर ज़्यादा आधारित होती है पुस्तकें, ठीक है। आगमन का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो फिर दोनों पे भी हम जा सकते हैं। तो तीसरा विकल्प, चलो मैं तीसरे विकल्प पे जाता हूँ साथियों। आप कमेंट करें कि भाई किस विधि के आधार पर किया जाता है? तो आगमन निगमन दोनों विधियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न के लिए वापस बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट 29वां प्रश्न देखेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 31 है। टोटल 31 प्रश्न है साथियों। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभ्यारण्य, सौंदर्यता, मनोकामना और वाल्मीकि। तो कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है साथियों? अभ्यारण्य शब्द जो है इसका शुद्ध रूप होता है अभयारण्य। क्या होता है? अभयारण्य। अभयारण्य शब्द अशुद्ध है। सौंदर्यता शब्द का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है सुंदरता। क्या होता है साथियों? सुंदरता। और मनोकामना शब्द का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है मन है कामना। क्या होता है? मन है कामना। तो मतलब ये तीनों ही शब्द क्या है? अशुद्ध है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द शुद्ध शब्द है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 29 में सही है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या 31 है। इसके बाद में एक और प्रश्न है आपके अभी। तो 31वां प्रश्न है, अल्प विराम चिन्ह का चयन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 विकल्प में आपको जो विराम चिन्ह लग रहे हैं इसमें से उस चिन्ह का चयन कीजिए जो अल्प विराम हो साथियों। तो देखो,
दिए गए विकल्पों में से तीसरा, चौथा या दूसरा विकल्प अल्पविराम नहीं है, बल्कि प्रथम जो विकल्प है ये एक अल्पविराम चिन्ह है। तो 30वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आज के अंतिम और 31वें प्रश्न को देखेंगे। कमेंट करके जाना 31 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और एक प्रश्न के तो मैंने भी बोला, लेकिन अगर उसके अलावा आपको किसी प्रश्न पे लगता है कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आपके विचार निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है साथियों, कमेंट जरूर करिएगा। तो अंतिम और 31वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मैं प्ले लिस्ट लगा दूंगा, वहाँ पर पिछले हिंदी के सारे टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो उस पर टच करके साथियों। पिछले जो 50 टेस्ट 51 टेस्ट जो हो रखे हैं 50 टेस्ट, उनको अटेंड कर सकते हो आप। तो चलिए आज का अंतिम और 31वां प्रश्न। वह हथियार जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एकल शब्द है। अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, तीर कहते हैं या हस्त हथियार कहते हैं। देखो, हाथ से पकड़कर जिसको चलाया जाता है साथियों, उसको क्या कहा जाता है? एक तो फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार होता है साथियों। जैसे जो तीर बाण है साथियों, तो वो क्या है साथियों? फेंक करके चलाया जा रहा है उसको, तो वो तो क्या है? अस्त्र है। और जो हाथ से पकड़कर, जैसे गदा है, आपके तलवार है साथियों, ये हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 31 में। ये आपके पेपर नंबर 51वां कंप्लीट हुआ। अब अगले टेस्ट में मिलते हैं साथियों।